पुष्पीय पाठकों में लैंगिक जनन पाठ नंबर 2 का पहला प्रश्न है, सबसे छोटा परागकण है। सबसे छोटा परागकण है तो आपका ऑप्शन दे रखा है मायोसेटिस एल्पेस्टिस, दूसरा दे रखा है मिराबिलिस जलापा, तीसरा दे रखा सदाबहार और चौथा दे रखा भाई ये सभी। तो क्वेश्चन सबसे छोटा परागकण है तो उसका जो आंसर है वो है भाई मायोसेटिस एल्पेस्टिस। सबसे छोटा परागकण कौन सा भाई? मायोसेटिस एल्पेस्टिस है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा परागकण कौन सा है तो मिराबिलिस जलापा। कौन सा भाई? मिराबिलिस जलापा। सेकंड क्वेश्चन है, परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं तो हमने इस प्रकार से संरचना पढ़ेगी। ये होता है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में हमने पढ़ा था कि नीचे की ओर जो तीन कोशिका होती हैं उन कोशिकाओं को बोला हमने अंड समुच्चय। ऊपर की ओर तीन कोशिका होती है उसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। बीच में जो दो कोशिका सॉरी दो केंद्रक होते हैं और उसमें एक कोशिका के द्वारा घिरा होता है उसको बोलते हैं भाई दूरवीय केंद्रक। और जब दूरवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तो यह आगे जाकर किसका भाई? ये आगे जाकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। इसका निर्माण कर लेते हैं भाई, द्वितीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। तो पहला इसमें हमने कहा है कि परिपक्व पोलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। तो इसमें देखो भाई एक दो तीन, तीन केंद्र तो ऊपर है और तीन कोशिका का भाई ऊपर की ओर है। नीचे की ओर देखें तो तीन कोशिका है और साथ में तीन क्या है? केंद्रक है। बीच वाले भाग में केंद्रक तो कितने भाई? दो है और कोशिका कितनी भाई? एक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 8 तो केंद्रक है और 7 क्या भाई? कोशिका। 8 तो कौन भाई? न्यूक्लियस केंद्रक है और 7 क्या भाई? सेलिन कोशिका है। तो इसमें देखो आंसर 8 केंद्रक और 7 कोशिका। ऑप्शन संख्या कौन सा भाई? सी है। किस प्रकार से होता है कि मान लो कोई केंद्रक है, इस केंद्रक में मुख्य रूप से कितना प्रकार का विभाजन होता है भाई? 3 प्रकार से। कोई केंद्रक होता है उस केंद्रक में सबसे पहले मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। कितनी बार भाई? 3 बार। 3 बार विभाजन होगा तो इस प्रकार से सबसे पहले दो केंद्रक बनेंगे, दोनों केंद्रकों के बीच में रिक्तिका है, उस रिक्तिका का दीर्घीकरण होगा। दीर्घिका का दीर्घीकरण होगा और दीर्घीकरण होने के कारण दोनों जो केंद्रक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दूरियों पर चले जाते हैं और इन दोनों केंद्रकों में दो दो बार विभाजन होने से चार चार केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन चार चार केंद्रकों में से एक एक केंद्र का आ जाते हैं भाई परिधि वाले भाग। परिधि वाले भाग से अपन कह सकते हैं केंद्र वाला जो भाग होता है वहां पर आ जाते हैं इस प्रकार से और आकर जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। जो नीचे इस प्रकार से तीन कोशिका बनी है उसको बोलते हैं भाई अंड समुच्चय। ऊपर तीन कोशिका बनी उसको बोलते हैं प्रतिमुखीन एंटीपोर्टल सेल के नाम से उसको जानते हैं। इस अंड कोशिका में होती है भाई एक तो अंड सॉरी अंड समुच्चय में एक तो होती है अंड कोशिका और दो होती है भाई इस अंड समुच्चय में एक तो होती है भाई अंड कोशिका। एक तो होती है अंड कोशिका और दो होती है भाई सहायक कोशिका। अब देखो क्वेश्चन था कि परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों के किस भाग में फिलीफोरम उपकरण पाया जाता है? पुष्पीय पौधों के किस भाग में फिलीफोरम उपकरण पाया जाता है? ऑप्शन ए है नरकमक, ऑप्शन बी है प्रतिमुखी कोशिका, ऑप्शन सी है अंड और ऑप्शन डी है सहायक कोशिका। तो फिलीफोरम जो उपकरण होता है वो सहायक कोशिका में पाया जाता है और सहायक कोशिका कहां पर होती है कि जो अंड समुच्चय होता है इस अंड समुच्चय में यहाँ पर तो अंड कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये दो कोशिका होती है उसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका किसका काम करती है कि जो परागनली है
परागनली को दिशा निर्देशन देने का काम करती है। परागनली को दिशा निर्देशन करने का काम कौन करती है भाई? तो ये सहायक कोशिका करती है। तो इसका आंसर हो गया सहायक कोशिका। अगला है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। परागकणों का जो अध्ययन होता है वो पेलिनोलॉजी कहलाता है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी है उसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किया जाता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। टेलिनोलॉजी में किसका? परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में किया जाता है भाई फलों का अध्ययन। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला है परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो परागकण की बाह्य भित्ति ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी है पेक्टिन, सी है स्पोरोपोलिन और डी है उपयुक्त सभी। तो परागकण की बाह्य भित्ति है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब बात करें आंतरिक भित्ति की, तो सेलुलोज और जो पेक्टिन है, सेलुलोज और पेक्टिन है वो किसकी भाई? जो परागकण है उस परागकण की जो आंतरिक भित्ति है, परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो बनी होती है भाई स्पोरोपोलिन की। अब ये स्पोरोपोलिन होता क्या है? तो ये एक प्रकार का रसायन होता है। स्पोरोपोलिन होता है वो एक प्रकार का रसायन होता है। जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो परागकण होता है वो लंबे समय तक कैसे रहते हैं भाई? सुरक्षित। परागकण है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अब परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो उसका जैविक रूप से परागकणों में अपन कह सकते हैं परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि भाई परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो ध्यान रखना स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन के कारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो जैविक और भौतिक रूप से, जैविक और भौतिक रूप से अपघटन नहीं होता है। जैविक और भौतिक रूप से अपघटन नहीं होने के कारण परागकण है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो क्वेश्चन था परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना स्पोरोपोलेनिन की। तो ये जो परागकण है उस परागकण की संरचना के दो भाग होते हैं। एक तो होता है भाई एक्जाइन और एक होता है इंटाइन। एक्जाइन और एक होता है इंटाइन। इसको तो बोलते हैं बाह्य चोल और इसको बोलते हैं अंतःचोल। बायोचोल की बात करें तो बायोचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। या बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है भाई? स्पोरोपोलिन की। तो इसका आंसर हो गया भाई स्पोरोपोलिन, ऑप्शन संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में कौन सा एक केलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? निम्न में से कौन एक केरेज या केलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? ऑप्शन है अंड, नरमक, नरमुक हो गया बी, सी हो गया परागकण और डी हो गया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ऑप्शन में हमने लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक केलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? तो कौन होता भाई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन होती भाई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। होता कौन है वैसे? लघु बीजाणु। कौन होता भाई? लघु बीजाणु। तो हमने पीछे बात की थी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता भी अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये जो लघु बीजाणु जनन है या लघु बीजाणु है वो किसके द्वारा? तो हमने पढ़ा था पीछे केलोज
केलोज परत के द्वारा ढके रहते हैं। किसके द्वारा भाई? केलोज परत के द्वारा क्या होते हैं भाई? ढके होते हैं, इस प्रकार से। और ये जो लघु बीजाणु बनते हैं वो कितने बनते हैं संख्या में? 4 बनते हैं। और ये चारों के चारों किसके द्वारा भाई? केलोज परत के द्वारा ढके रहते हैं। और इनको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? एंजाइम की। तो इन एंजाइमों की सहायता से चारों के चारों जो अपने पास में लघु बीजाणु हैं वो परतक हो जाते हैं। और परतक होने के बाद में किसका निर्माण करते हैं भाई? परागकण का। किसका निर्माण करते हैं भाई? परागकणों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन था कि केलोस भित्ति के द्वारा कौन घिरा होता है? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये जो लघु बीजाणु होता है वो किसके रूप में पाए जाते हैं भाई? चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं या टेट्राइड के रूप में पाए जाते हैं और केलोज परत के रूप में घिरे रहते हैं। और इनको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे ही टूटते हैं तो ये आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं भाई? परागकण का निर्माण करते हैं। तो इसमें आंसर हो गया इसका लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ऑप्शन संख्या डी हो गया। अगला है सातवां, भ्रूण कोश होता है। तो ए ऑप्शन है गुरु बीजाणु धानी, बी है गुरु बीजाणु, सी है मादा युग्मकोद्भिद, डी है मादा युग्मक। तो भ्रूण कोश होता है वो होता भाई किसमें? मादा युग्मकोद्भिद में। किसमें होता है? मादा युग्मकोद्भिद में होता है। अगला है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती हैं? गुरु बीजाणुधानी है किसके समतुल्य होती हैं? ऑप्शन ए है बीजांड है, ऑप्शन बी है भ्रूणकोश है, ऑप्शन सी है फल है और ऑप्शन डी है बीजांडकाय। जिसमें सबसे पहले जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो हमेशा बीजांड के समतुल्य होती है। गुरु बीजाणुधानी है वो बीजांड के समतुल्य होती है। और आपने देखा होगा बीजांड इस प्रकार से संरचना, ये होता भाई एक बीजांड। और बीजांड किसके समतुल्य होता भाई? गुरु बीजाणुधानी के। या गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है? बीजांड के समतुल्य। पूरी भाई बीजांड की संरचना है। बीजांड की संरचना में अनेक सारे भाग होते हैं। जैसे ये होता भाई बीजांड ग्रंथ, ये होता है नाभिका, ये होता है निवास, ये होता है जावरण, ये होता है बीजांड द्वार, ये होता है बीजांड काय और ये अंदर ये भाग होता है उसको बोलते हैं भ्रूणकोश। ये सारे के सारे जो भाग हैं ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? बीजांड का। तो ध्यान रहा कि गुरु बीजाणुधानी है वो बीजांड के समतुल्य होती है। ऑप्शन संख्या एक करेक्ट आंसर है भाई। अगला है कीट परागित पादपों के परागण पर एक तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित पादपों के ऊपर जो एक तेलीय परत पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रहा कि कीट परागित पादपों के ऊपर जो तेलीय परत पाई जाती है वो होती है भाई पोलन कीट। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन कीट किसे कहते हैं? तो कीट परागित पादपों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, उस तेलीय परत को बोलते हैं पोलन कीट के नाम से जानते हैं। ये जो पोलन कीट है ये किसकी बनी होती है? तो लिपिड की और बनी होती है केराटिनॉइड की। जो पोलन कीट की जो भित्ति है या जो परत है वो लिपिड की और किसकी भाई? केराटिनॉइड की बनी होती है। जो काम क्या करती हैं? जो यूवी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे क्या करती है भाई? रक्षा करने का काम करती हैं। तो ध्यान रखना कीट परागित पादपों के परागणों के ऊपर जो तेलीय परत पाई जाती है उसको बोलते हैं पोलन कीट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और केराटिनॉइड से मिलकर बनी होती है। रक्षा किससे करती है भाई? अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे रक्षा करने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है परिभ्रूणकोश निम्न में पाया जाता है। परिभ्रूणकोश, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब होता है चारों ओर। किसके चारों ओर? तो हमने बात की थी कि जो बीजांडकाय है
कौन होता है भाई? बीजांडकाय है, उस बीजांडकाय एक पतली झिल्ली के रूप में, बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में या पतली झिल्ली के रूप में शेष रहता है, उसे बोलते हैं परिघूर्णकोश के नाम से। किस नाम से? परिघूर्णकोश के नाम से जानते हैं। उसमें ऑप्शन दे रखा है चुकुंदर, तो चुकुंदर में क्या होता है भाई? परिघूर्णकोश। काली मिर्च में भी क्या होता है? परिघूर्णकोश। ए और बी, और अगला ऑप्शन है डी, जिसमें क्या है? सभी एंजियोस्पर्म। तो आपका जो आंसर है वो है ए और बी, यानी चुकुंदर है और कौन है भाई? काली मिर्च। चुकुंदर और काली मिर्च दोनों में ही क्या पाया जाता है भाई? परिघूर्णकोश। और परिघूर्णकोश किसे कहते हैं? कि बीजांडकाय एक पतली झिल्ली के रूप में गिरा होता है या पतली झिल्ली से गिरा होता है, उसे बोलते हैं परिघूर्णकोश के नाम से। और इसका जो आंसर हो गया वो सी हो गया, ए और बी दोनों।